प्रिय बच्चों, आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण का हम लोग चौथा भाग देखेंगे। इस भाग में हम लोग दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व तथा लवण का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, आज का भाग शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में हम सभी को बहुत ही सचेत होकर के अध्ययन जारी रखना है, क्योंकि धीरे धीरे समय आगे बढ़ते जा रहा है और हमारी सेशन छोटी होती जा रही है। अतः अभी से आप लगातार अध्ययन करते रहें, अन्यथा आगे जाकर के परेशानियां हो सकती है। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व सबसे पहले जीवों तथा पौधों का पीएच के प्रति संवेदनशीलता। आप यहां ध्यान दें कि जो भी मनुष्य या जीव हैं, मनुष्य अथवा जीव जो है या जीव का नेचुरल ग्रोथ, जो स्वाभाविक बढ़ने की प्रवृत्ति या फलने फूलने की प्रवृत्ति होती है, वो होता है 7 पीएच से लेकर के 7.8। इसी पीएच मान के रेंज में ये जो जीव जंतु हैं अथवा पेड़ पौधे हैं अच्छे ग्रोथ करते हैं। अगर इनका पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 से अलग होता है तो उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जब वर्षा ऋतु आने से पहले सबसे पहली बार जब बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा होने का मेन कारण क्या है? जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यह जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेता है, HCO3 कार्बनिक अम्ल बना लिया। इसी तरह SO2 अभिक्रिया करके जल से सल्फ्यूरस अम्ल बना लिया। और ये सभी पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी के साथ मिलने की वजह से जो पानी का पीएच है वह 5.5 से नीचे जाने लगता है। 5.5 से नीचे जाने लगता है। और जैसे ही पानी का पीएच मान 5.5 से नीचे जाता है तो वहां पर जो भी जलीय जीव जंतु हैं उनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण हो जाता है और कई बार उनका मौत भी हो जाता है। जैसे अगर वहां किसी जलीय तालाब वगैरह का वहां पर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो वहां पर मछलियों का मौत भी हो जाता है। तो यह पीएच मान का महत्व है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे 7 से 8 पीएच मान के बीच में ही उनकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है। अगर 7 से 8 के बीच में उनका पीएच मान न रहे तो उनकी वृद्धि भी प्रभावित होती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए कहीं तेल से भरे टैंकर जा रहे हैं और टैंकर क्या हो जाए, फट करके तेल पूरे फील्ड में जो खेत है वहां पर फैल जाए और वहां पर फिर पौधे उगाए जाते हैं तो देखा जाता है कि पौधा नहीं उगता है। तो आप एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते आप इसका कारण बताएं तथा उसका सॉल्यूशन भी बताएं, ताकि किसान आपके एरिया में इसको सॉल्व करके अपने पुनः खेत में पेड़ पौधों को उगा सकें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप बताइए। देखिए, जब तेल कहीं फैल गया तो तेल क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। तेल एक कार्बनिक पदार्थ है। यह कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे निम्नीकरण होता है, मतलब टूटता है और टूट करके यह क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। जब कार्बनिक अम्ल मिट्टी में बनेगा
तो पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान 7 से नीचे चला जाएगा, 5.6, 5.2, ये 5 से नीचे भी जा सकता है। और जब 5 से नीचे जाएगा तो आपको पता है कि वहां पेड़ पौधों का ग्रोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उनका वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है वह 7 से 8 पीएच मान के बीच में ही होता है। तो कार्बनिक अम्ल के वजह से वहां पर आपको पेड़ पौधों का ग्रोथ नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सोचिए थोड़ा सा। कार्बनिक अम्ल कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल अथवा दुर्बल अम्ल, तो आपको पता ही कि यह दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल को हम लोग मिट्टी से कैसे हटाएं, इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दुर्बल क्षार का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप ध्यान दीजिए, प्रबल क्षार नहीं लेंगे, नहीं तो फिर पीएच मान 8 से ऊपर चला जाएगा और फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कार्बनिक अम्ल जो तेल के निम्नीकरण से बन रहा है वो दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल क्षार लेंगे। जैसे आप इसमें क्या, मिट्टी में क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, अथवा कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे। इनमें से कोई एक ले लीजिए और इन्हें क्या कीजिए, आप मिट्टी में मिला दीजिए, तो पीएच मान 7 से 8 के बीच में आ जाएगा। और जब 7 से 8 के बीच में आ जाएगा तो आपके पेड़ पौधों का ग्रोथ फिर से अच्छे से होने लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में जठर रस का धीरे धीरे बनते रहता है, धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र में जठर रस बनते रहते हैं। अब जठर रस में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे अधिक कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक प्रबल अम्ल होता है। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र में जो भी हमारा स्टोमक है उसमें क्या होता है, एक पतली परत बनी होती है। और यह पतली परत किसका होता है, यह पतली परत होता है म्यूकस का। और इस म्यूकस के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। इस वजह से हमारे पाचन तंत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब कभी घर में स्वादिष्ट भोजन बने, आपको फिश, चिकन वगैरह जब भी अच्छी बनती हो, या फुलारे वगैरह जो भी मिष्ठान वगैरह घर में अच्छे बनते हैं, तो कभी स्वादिष्ट भोजन होने की वजह से आप अधिक खा लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जब हमने कार्बनिक पदार्थ खाया, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे निम्नीकरण से अम्ल बनने लगते हैं। और अम्ल बनने से जब अधिक अमाउंट में हमने खाना खाया तो अधिक अम्ल बनेगा, और अधिक अम्ल बनेगा तो पेट में जलन और दर्द होने लगता है। तो आप बताइए फिर आप उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप सोचिए। आपको हमने बताया भी है पिछले क्लासों में, आप बताएं। इसके लिए आपको, मुझे याद है कि आप इसके लिए 2-3 बार देख चुके हैं कि यहां पर जो हमारा अम्ल बना खाने की वजह से, वह कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दुर्बल क्षार का प्रयोग करना होगा। और उन दुर्बल क्षार को हम लोग क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। उनको हम लोग एंटासिड कहते हैं। और आप पढ़े एंटासिड किसे कहते हैं, वैसे यौगिक जो कि उदर के अधिक अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। वैसे यौगिक जो उदर के अम्लीयता को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें हम लोग
उन्हें हम लोग एंटासिड कहते हैं। मतलब जो हमारा एसिड बना, अम्ल बना, उसके विरोध हमें एंटी ऑफ एसिड डालना पड़ेगा, मतलब एसिड के विरोधक को डालना पड़ेगा। तो एसिड का विरोधक कौन है? क्षार होता है। तो एंटासिड एक्चुअली होते क्या है? क्षार होते हैं। और वो क्षार कैसे होने चाहिए? उधर में आपको दुर्बल अम्ल बनता है तो हम दुर्बल क्षार लेते हैं। कौन कौन सा हम दुर्बल क्षार ले सकते हैं? जैसा कि आपको पता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। या फिर हम लोग दूसरा ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो इन सभी का मिक्सचर, या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी मिक्सचर रहता है, लेकिन मेन आपको इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जितने यह एंटासिड होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो आपसे यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एंटासिड क्या है और एक एंटासिड का उदाहरण दीजिए, तो आप इसे ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पीएच मान का दांत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रिय बच्चों आप ध्यान दीजिए, जब भोजन करते हैं तो यह कार्बनिक पदार्थ का बना होता है भोजन, और कार्बनिक पदार्थ आप जानते हैं कि निम्नीकरण होने के बाद क्या बनाएगा? कार्बनिक अम्ल बनाएगा। और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इस अम्ल की वजह से धीरे धीरे हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वह 5 या 5.5 के करीब पहुंच जाता है। और देखिए जब 5.5 के आसपास पहुंच जाता है तो वह धीरे धीरे हम लोगों के दांत को क्या करने लगता है? पीला करने लगता है तथा दांत को गलाने लगता है। तो अब हम इसका निराकरण कैसे करेंगे? जैसा कि आपने देखा कि दांत का जो क्षय हो रहा है वह दुर्बल अम्ल की वजह से हो रहा है, जो कि कार्बनिक अम्ल हो रहा है, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं वो कार्बनिक पदार्थ है, उसके निम्नीकरण से कार्बनिक अम्ल बना। तो हमारे दांतों का क्षय दुर्बल अम्ल की वजह से हो रहा है। उस दुर्बल अम्ल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुर्बल क्षार लेना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उनका पीएच मान 8 और 9 के आसपास होता है, ताकि हम टूथपेस्ट जब करें, ब्रश करें, तो वह क्या करे? जो दुर्बल अम्ल है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको उदासीन करके क्या कर दे? मुंह का पीएच मान 7 के आसपास कर दे और हमारे दांत सुरक्षित रह पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जितने टूथपेस्ट होते हैं पीएच मान 8 और 9 रहे, उसके लिए एक दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। इनका प्रयोग किया जाता है ताकि पीएच मान 8-9 रहे और यह हमारे मुंह में उपस्थित अम्लों को निम्नीकरण कर सके अथवा उसको उदासीनीकरण कर सके। अब हम लोग देखेंगे कि पशुओं तथा पौधों में पीएच से आत्मरक्षा। पशुओं तथा पौधों में पीएच से आत्मरक्षा। अब जैसे आप देखिए चींटियां होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कुछ आत्मरक्षा के उपाय हैं। वह क्या है? जो चींटी है या मधुमक्खी है, वो जब आपको काटते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें एक मिथेनोइक अम्ल होता है, या जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। और मिथेनोइक अम्ल उसका पीएच मान 1 से 1.5 के आसपास होता है या 2 के आसपास होता है। तो जैसे वो काटते हैं वैसे आपको क्या होता है? आपके स्किन में, आपके चमड़े में जलन महसूस होने लगता है। तो आप उतने छोटे से जीव से भी आप बच के रहते हैं, क्योंकि वो अम्ल जो पीएच मान है उसकी वजह से उनमें आत्मरक्षा मौजूद है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि जब आपको मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए कि जब चींटियां काट ले या फिर आपको मधुमक्खी काट ले, तो वहां पर कौन सा अम्ल की वजह से जलन होता है? तो वह अम्ल है फार्मिक अम्ल, या इसे हम लोग मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए, जब चींटियां या मधुमक्खियां काटती हैं तो फार्मिक अम्ल अथवा मिथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है। जब ये इंजेक्ट करती है तो जलन होने लगता है। इसका निराकरण आप कैसे करेंगे? एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप बताएं, आप क्या करेंगे? आप सोचिए कैसे किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यह मिथेनाइक अम्ल क्या है? अकार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल होने के नाते यह क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का हम निराकरण कैसे करेंगे? दुर्बल क्षार से करेंगे। ऐसा नहीं कि आप NaOH डाल दीजिए, NaOH चींटी आपने काटा, NaOH डाल दिया तो और जल जाएगा। अतः आप प्रबल अम्ल क्षार का प्रयोग नहीं करेंगे, आप दुर्बल क्षार लेंगे। जैसे आप क्या कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मतलब चूना ले लीजिए, चूना को आप लगा दीजिए, अथवा बेकिंग सोडा लगा दीजिए, CO3 भी लगा दीजिए, तो भी आपका जलन ठीक हो जाएगा। अन्यथा इन दोनों में भी कुछ नहीं है तो आप साबुन को ही बार बार लगाइए, वो भी थोड़ा सा क्षारीय होता है, उससे भी आपको राहत महसूस होगा, लेकिन उतना प्रभावी वह नहीं है। तो आप चूना लगाइए, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप बेकिंग सोडा लगाइए, तो आपको तत्काल प्रभाव से राहत मिलेगा। अब देखते हैं, एक अगर आप जंगल में जाएं तो एक पौधा होता है, उसमें काफी उजले उजले रेशे होते हैं, जिसे हम नेटल प्लांट कहते हैं। नेटल पौधा, एक नेटल पौधा होता है। यह नेटल पौधा अगर आप ध्यान दिए होंगे जंगलों में, तो क्या होता है कि उसमें उजले उजले रेशे होते हैं और उन रेशों में फार्मिक अम्ल बहुत रहता है, उनमें फार्मिक अम्ल बहुत रहता है। तो इस फार्मिक अम्ल की वजह से, फार्मिक अम्ल जिसका दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जैसे ही आप उसे टच करते हैं तो पूरा शरीर में आपको खुजली हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप जंगल में तो नहीं बेकिंग सोडा लिए हुए हैं, नहीं चूना लिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिए, जहां नेटल पौधा होता है उसी के आसपास प्रकृति ने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, उसका निराकरण भी दिया है। उस पौधे का नाम है डाक पौधा। डाक पौधा, और जो डाक पौधा होता है उसके पत्तियों में, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियां क्षारकीय होती हैं, इसकी पत्तियां क्षारकीय होती हैं। तो आप क्या करेंगे? यह दुर्बल अम्ल की वजह से जलन हो रहा है, और इसके आसपास देखिए एक दूसरा पौधा होता है, उसका नाम डाक पौधा है, और डाक पौधा का पत्तियां क्षारकीय होती हैं। तो आप उसको लेकर के रगड़ दीजिए तो तुरंत आपको राहत मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पीएच मान की वजह से छोटे छोटे, जैसे चींटियां, मधुमक्खियां इतनी छोटी हैं, लेकिन उनमें आत्मरक्षा के गुण मौजूद हैं। नेटल पौधा भी है, वहां भी आत्मरक्षा का गुण मौजूद है। अतः पीएच मान कई प्राणियों में आत्मरक्षा का गुण प्रदान करता है। अब हम लोग लवण के विषय में कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब एक इसका रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, आप जो बार बार पढ़े हैं, HCl प्लस NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके सोडियम क्लोराइड देता है और H2O जल देता है। अब देखिए, आपको पता है अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है, आपने इसको बार बार देखा। अब यहां देखिए, जो लवण बना उसमें जो धनायन आया, धनायन वो कहां से आया? तो धनायन कहां से आता है? यह क्या है? क्षार है। तो यह कहां से आया? क्षार से आया। अब देखिए ऋणायन, जो यह ऋणायन है वह कहां से आया? तो Cl माइनस देखिए कहां से? अम्ल से आया। तो इस तरह से आप देखिए ऋणायन आता है, वह कहां से आता है? अम्ल से आता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो लवण होता है उसका धनायन कहां से आता है? क्षार से आता है, और उसका ऋणायन कहां से आता है? अम्ल से आता है। अब देखिए, जितने लवण होते हैं उनमें भी परिवार होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है? गुप्ता परिवार, पांडे परिवार, ठाकुर परिवार, पाठक परिवार, उसी तरह लवण में भी परिवार होते हैं। तो इनका परिवार आप कैसे निर्धारित करेंगे? देखते हैं।
जैसे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो इसमें देखिए इनसे पूछा जाए इनके विषय में कि इनमें कौन सा परिवार है, किस परिवार से ये सारे लवण बिलोंग करते हैं। तो देखिए सोडियम अलग है लेकिन क्या है कार्बोनेट यहाँ, इसी तरह पोटेशियम अलग है लेकिन कार्बोनेट सेम हो गया, इसी तरह इसमें भी कैल्शियम तो अलग है लेकिन कार्बोनेट है। तो ये सभी किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कार्बोनेट परिवार से। यह किससे बिलोंग करते हैं, कार्बोनेट परिवार से। इसी तरह देखिए अगर हम लोग ले लें दूसरा उदाहरण, हम लोग NaCl ले लें, Na2SO4 ले लें और यहां पर Na2CO3 ले लीजिए। तो यहां देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, सभी में समानता क्या है। तो देखिए जो ऋणायन है वो तो अलग अलग है लेकिन एक चीज कॉमन है सोडियम। तो इन्हें क्या कह देंगे, सोडियम परिवार। इन्हें क्या बोलेंगे, सोडियम परिवार, सोडियम परिवार। इसी भांति आप ध्यान दीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, NaCl, MgCl2, CaCl2, ये किस परिवार से संबंधित हैं। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सभी में कॉमन क्या है। तो सभी में देखिए क्या आ रहा है, क्लोराइड, मतलब यह किस परिवार से संबंधित है, सीधे दिख रहा है। जो सभी में कॉमन है, जो सभी में समान है, वह क्या है, क्लोराइड। इसका मतलब यह किससे संबंधित है, क्लोराइड परिवार। इस तरह से आप सॉल्ट में मतलब लवण में परिवार का निर्धारण करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लवण का पीएच मान। लवण का पीएच मान कितना होता है, आपको पता है कि यह आसपास कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। लेकिन प्रिय बच्चों आप यह देखें कि हमेशा 7 नहीं होता है, कई बार 6.5 होता है, कई बार 6.2 होता है, कई बार 6.8 होता है, कई बार 7.5 होता है, 7.3 होता है, मतलब कई बार एग्जैक्ट 7 नहीं होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि कब किसी लवण का पीएच मान 7 से ऊपर हो सकता है या 7 से नीचे हो सकता है। इनको हम लोग देखें तो सबसे पहले लवण बनने के हम लोग देखें तो लवण बनने में सबसे पहले प्रबल अम्ल, अगर प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार मिलेंगे, प्रबल क्षार, तो यहां लवण तथा जल बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। अब देखिए इस स्थिति में हम लोग उदाहरण लेते हैं HCl प्लस NaH, तो क्या बनेगा, यहां NaCl बनेगा तथा जल बनेगा। अब इसमें आप देखिए दोनों प्रबल हैं, जब प्रबल है तो दोनों ये इनको पूरी तरह से क्या करेगा, इनके प्रभाव को समाप्त करेगा, ये इनके पूरी तरह से प्रभाव को समाप्त करेगा। तो जो पीएच मान होगा वह कितना होगा, एग्जैक्टली 7 के आसपास होगा। मतलब जब दोनों प्रबल होंगे तो 7 होगा। इसी तरह अगर दोनों दुर्बल होंगे तो भी 7 होगा, अगर दोनों दुर्बल होंगे तो भी 7 होगा। तो दूसरा केस यह है कि अगर दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार हो तो लवण जो बनेगा उसका भी पीएच मान 7 ही होगा। जैसे दुर्बल अम्ल ले लें, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और दुर्बल क्षार क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां जो लवण बनेगा आपको हो जाएगा CH3COO माइनस NH4 प्लस, यह लवण बनेगा तथा क्या बनेगा, जल बनेगा, जल बनेगा। अब यहां ध्यान दीजिए इस केस में पीएच मान क्या होगा, यहां भी
7 होगा। अब तीसरा स्थिति यह बनता है, तीसरा स्थिति कि हमारा दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो तथा प्रबल क्षार हो, प्रबल क्षार हो। तो जो लवण तथा जल बनेगा तो पीएच मान क्या होगा? लवण तथा जल बनेगा तो पीएच मान क्या होगा? देखते हैं, उदाहरण लीजिए। जैसे दुर्बल अम्ल हमने ले लिया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और प्रबल क्षार ले लिया NaH। तो यहां लवण क्या बनेगा? CH3OO Na और H2 बनेगा। तो अब देखिए जो प्रबल होगा उसका प्रभाव दिखेगा लवण पर। इसका मतलब क्या कि ये प्रबल क्षार है, प्रबल तो हमारा लवण भी क्षारकीय होगा। इसका मतलब इसका पीएच मान, इसका जो पीएच मान होगा क्षारकीय होगा। क्षारकीय मतलब 7 से ऊपर होगा, मतलब यह 7 से 8 के बीच में इसका पीएच मान होगा। इसका पीएच मान 7 से 8 के बीच में होगा। अब देखिए इसी तरह चौथा केस क्या है? हमारे पास प्रबल अम्ल हो, प्रबल अम्ल हो तथा दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार हो, तो हमें मिलेगा लवण तथा जल, लवण तथा जल। तो अब यहां हम लोग दुर्बल अम्ल ले लें तो प्रबल अम्ल हो गया, हम लोग यहां प्रबल अम्ल लेते हैं। प्रबल अम्ल क्या हुआ? HCl, और दुर्बल क्षार ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो लवण बनेगा NH4Cl प्लस H2O। तो यहां pH का मान क्या होगा? और देखिए प्रबल कौन सा है? प्रबल कौन सा है? HCl। उसका प्रभाव हमारे लवण पर दिखेगा, मतलब अम्ल का प्रभाव दिखेगा, मतलब पीएच मान कितना होगा? अम्ल का 7 से कम होता है। तो इसका जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा। तो इनका पीएच मान 7 होता है लवण का। कब कब? जब दोनों प्रबल प्रबल हो या दोनों दुर्बल दुर्बल हो। अगर हमारा अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है तो पीएच मान 7 से ऊपर होगा, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाएगा, 7 से 8 के बीच में ही रहेगा। उसी तरह अगर प्रबल अम्ल रहे और दुर्बल क्षार रहे तो यहाँ दुर्बल का प्रभाव न दिखकर प्रबल अम्ल का दिखेगा, तो पीएच मान 7 से नीचे होगा, मतलब 6 से 7 के बीच में इसका भी मान जा सकता है। तो इस तरह आप लवण का पीएच मान देखेंगे। परंतु अगर सिर्फ आपको लवण दिया रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका पीएच मान 7 होगा, 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं? NH4Cl, यह एक लवण है, इसका पीएच मान क्या होगा? आपको बहुत आसानी से पता चल सकता है। आप जैसे जानते हैं कि लवण में हम लोग जस्ट उल्टा कर दें, क्या अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल मिलता है, तो हम लवण में जल डाल देंगे तो क्या मिलेगा? अम्ल और क्षार बनेगा, जस्ट उल्टा जो अभी आप पढ़ रहे हैं। लवण तथा जल कब बनता है? अम्ल और क्षार के मिलने से। तो हमने लवण में पानी डाल दिया तो क्या बनेगा? क्षार और अम्ल बनेगा। जैसे उदाहरण हमने लिया है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बनेगा? NH4OH तथा HCl बनेगा। अब देखिए दोनों में प्रबल कौन सा है? यह दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, और यह क्या है? यहां ध्यान दीजिए, यह क्या है? दुर्बल क्षार है, और यह क्या है? प्रबल अम्ल है। इसका मतलब इसका पीएच मान कितना होगा? जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा। तो इस तरह से आप अम्ल का निर्धारण कर सकते हैं। एग्जैक्ट मान आपको ध्यान नहीं देना है, यहां पर क्या ध्यान रखना है? मतलब 7 से अधिक रहेगा, 7 से कम रहेगा, यह 7 रहेगा। इसी तरह जैसे NaCl रहेगा, पानी डालेंगे तो HCl और NaH बनेगा। दोनों प्रबल प्रबल है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे, तो पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण नमक। साधारण नमक, इसका सूत्र है रासायनिक सूत्र NaCl। इनका रासायनिक नाम है सोडियम फ्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला में हम कैसे इन्हें बनाते हैं? प्रयोगशाला में, लैब में, प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O मिलता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में खाना बनाने में हर जगह सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, साधारण नमक, जिन्हें हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग खाने के टेबल पर भी प्रयोग में करते हैं। तो अब देखिए, ये हम लोग इस रिएक्शन से बनाए, इतना इस रिएक्शन से बनता होगा? बिल्कुल नहीं। तो यह कहां से मिलता है? आपको पता है कि नमक समुद्र के पानी में बहुत अधिक होता है, और समुद्र के पानी जो होते हैं उनको हल्के जो तलहटी खाई होती है उसमें कर दिया जाता है तथा उसको सूर्य के प्रकाश में सूखने दिया जाता है। तो सूखने के बाद वहां एक नमक का लेयर परत बन जाता है, एक नमक का परत बन जाता है। उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके फिर पानी में घुला करके उसकी साफ सफाई करके फिर हम लोग नमक बनाते हैं। दूसरा सोर्स क्या है? देखिए, जैसे पत्थर की चट्टानें होती हैं, उसी तरह जब पुराने जमाने के समुद्र सूख जाते हैं तो नमक के चट्टान बना देते हैं, और यह खनिज नमक के रूप में भी मिलता है। जो पुराने जमाने की समुद्र सूखने से बने हुए नमक हैं, चट्टान के रूप में होते हैं, उन्हें हम खनिज नमक भी कहते हैं। तो उन खनिज नमक को खनिज नमक कहते हैं, और इनका रंग जो है हल्का भूरे रंग के होते हैं, हल्का भूरे रंग के होते हैं। अब इनका हम लोग क्या करते हैं? लेकर के पानी में घुला करके साफ सफाई करते हैं, केमिकल विधि से जो दूसरे तत्व हो सकते हैं उन्हें हटा करके फिर हम लोग खाने के प्रयोग में लाते हैं। अब जो ये नमक है, यह कई सारे रसायन बनाने में शुरुआती पदार्थ का काम करता है। जैसे कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ बेकिंग सोडा, NaCO3 बेकिंग सोडा, इसके साथ साथ वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बनाने में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ ये घरेलू विरंजक बनाने में भी प्रयोग होते हैं। तो अब देखते हैं साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? अब देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में ले लेते हैं, पानी में ले लेते हैं, और पानी में लेकर के हम लोग विद्युत अपघटन कर देते हैं। विद्युत अपघटन मतलब बिजली पास करके हम लोग इसके तोड़ लेते हैं। विद्युत अपघटन मतलब बिजली पास करके इसको विघटन रिएक्शन कर देना। तो विद्युत अपघटन जब हम लोग करते हैं तो यह क्या देगा हमें? NaH, और देता है Cl2 तथा हाइड्रोजन गैस देता है। क्या क्या दिया हमें? एक क्षार दिया, क्षार, और ये क्लोरीन दिया तथा हाइड्रोजन गैस दिया। अतः इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रोसेस भी करते हैं। क्लोर कहां से लिया गया? क्लोरीन से। क्लोर क्षार विधि भी करते हैं, क्लोर क्षार विधि भी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप ध्यान देंगे, क्लोर क्षार विधि। अब देखिए यहां पर क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं। NaH और Cl2 मिलकर के क्या दे सकते हैं? विरंजक बना सकते हैं, विरंजक ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, जो कि हेयर ब्लीच, फेस ब्लीच में प्रयोग में आता है। तो यहां पर ये सारे पदार्थ आपको क्लोर क्षार विधि से मिलते हैं। इतने सारे
पदार्थों का क्लोज क्षार विधि से बनना होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।